वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हूँ, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हों। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट फाइनली निकल चुका है। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक श्रृंखला जो कि सीबीएसई बोर्ड के हमारे अयोध्या के बच्चे हैं जो टॉप किए हैं, 98% बिटिया पाई है। इसका नाम है रूपश्री पंकज यादव। ये बच्ची उदया पब्लिक स्कूल की है। चूँकि शुरुआत जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले शुरुआत बच्चियों से की जाती है, लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि इस समय हम पूरे हमारे इंडिया में बच्चियाँ ही उनको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे आ गई हैं आज के समय में। फिर जो जैसा कि हमारी मोदी जी की सोच थी कि बच्चियों को आगे लाना है, नारी शक्ति, वैसे ही हमारे यहाँ बच्चियाँ टॉप कर रही। 98% पाई है। 98 पाने के बाद सवाल उठता है कि दो कटा कैसे। चूँकि 90 के बाद सवाल ये उठ जाता है। हमारे साथ बिटिया है। बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे विशेज़ आ रहे हैं। और हाँ, मेरे मन में भी क्वेश्चन है कि वो 2 नंबर गए कैसे। जी जी। मुझे लगता है कि एमसीक्यूज़ क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड में, तो उन्हीं की वजह से गए होंगे। क्या भगवान बन जाना चाहती हो? नहीं, बट अपने आप को इम्प्रूव। मानव हो, ईश्वर ने कम से कम 2% भगवान के लिए छोड़ दिया जाता है। जी सर, जी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको कि 98% आ जाएगा? आपको पता था पहले से? नहीं सर, मेहनत तो 100% की थी, तो पता था कि अच्छा आएगा ही। लेकिन मैं डिसाइड नहीं करती हूँ कि इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट चाहिए। जितना हो गया इतना बहुत है। नहीं, तुम्हारा 100% है। टीचर्स भी जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो अपनी भी इज्जत बचाते हैं, इसलिए 2 काटते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। जी सर, थैंक ये यू। बताओ कि कैसे आपके अंदर क्या करने की आपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी? सर, मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज़ तो मैं डेली बेसिस पे प्लानिंग करती थी कि आज इतने इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं रहता था। कभी कभी वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, कभी कभी 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। फोकस यही रहता था कि जो जो गोल्स लिखे हुए हैं मैंने, वो मेरे पूरे हो जाएं। यही साल भर मैं करती आई हूँ। और एक मैंने और चीज़ की थी कि मैंने अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लिया था। उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि रिवीजन का काफ़ी टाइम मिल गया। एंड आई थिंक वो सारे बच्चों को करना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत कर लोगे तो लास्ट में आप बहुत आराम से हो पाओगे। आप श्रेय किसको देना चाहोगी? मैं खुद को एंड अपनी मदर को, क्योंकि मदर ने जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है मुझे, पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का घर में, और इतने सारे लोगों का गाइडेंस मुझे मिला है, मैं लकी हूँ। तो आई थिंक मैं अपनी मदर को और ख़ुद को ही बेनिफिट वो दूँगी। एक चीज़ बताना भूल गया था, बच्ची के पास पापा जी नहीं हैं। पापा जी 2022 में एक्सपायर कर चुके हैं। हमारे ज़िले के मशहूर चित्रकार थे डॉक्टर पंकज कुमार यादव जी, उनकी ये बच्ची है। बच्ची, तुम्हारा नाम जो रखा गया है, नाम जो रखा है रूपश्री पंकज यादव, इसका थोड़ा डिफाइन कर दो, लोग जानना चाहेंगे। रूपश्री का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ब्यूटी, मतलब कि ब्यूटी की गॉडेस, खूबसूरती। एंड पंकज मेरे पापा का नाम है, एंड यहाँ पे मैं पापा का मिडिल नेम यूज़ करती हूँ। पापा का नाम एज माई मिडिल नेम, तो रूपश्री पंकज यादव। बहुत सिंपल है। अच्छा बेटा, ये बताइए मम्मी ने क्या आपको कोऑपरेट किया? कैसे कैसे इन्होंने? मम्मी ने बहुत कोऑपरेट किया, स्पेशली वही एनवायरनमेंट। 2 रोल उनके सामने प्ले करना था ना, पापा भी नहीं थे। हाँ, नहीं, उन्होंने अपना ही रोल बहुत अच्छे से निभाया कि मुझे कुछ और ज़रूरत कभी लगी नहीं। कोई भी चीज़ की मुझे अगर नीड होती है, कोई भी बुक की नीड होती है, तो कभी भी पैसे का मुंह नहीं देखना होता है, बिकॉज ऑफ माई मदर। सो वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। साथ में मम्मी मेरी डिस्कस करती हैं, मेरी बातें अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं। समय के साथ उन्होंने खुद को बहुत अपडेट किया है टेक्नोलॉजिकली, एंड मेरी बातें समझती हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐसे है। तो मुझे लगता है वही समझना ही बहुत बड़ा उनका वो मेरे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है। आपने ह्यूमैनिटीज़ चुना। हाँ जी। आप जिसको आर्ट साइड बोला जाता था यूपी बोर्ड में, आप ह्यूमैनिटीज़ चुनने का मतलब क्या हुआ? क्या रीज़न? सर, जब मैं 10th में थी तो मेरे सारे ही सब्जेक्ट्स में इक्वली ही अच्छे मार्क्स आ रहे थे। उसमें मेरा सब में ही इंटरेस्ट था, लेकिन सोशल साइंसेज में मेरा थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट वो हुआ, क्योंकि वो थोड़ा रियलिटी के प्रति मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल लगा। कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो मेरा ज़्यादा अच्छे से मेरा माइंड ग्रैस्प कर लेता था। एंड ज्योग्राफी अच्छी लगती थी, पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती थी, जो कि तब तक सिविक्स थी। पॉलिटिकल्स गर्ल्स के लिए पॉलिटिकल और सोशलॉजी, होम साइंस की तरफ ज़्यादा जाना चाहती हैं। इंग्लिश भी अच्छी पसंद, लेकिन पॉलिटिकल थोड़ा सा आर्ट लग रहा है। पॉलिटिकल के पीछे रीजन क्या है?
सर पॉलिटिकल साइंस मेरे स्कूल में मेरे सर है सिद्धार्थ शंकर तिवारी सर, जी। उन्होंने इतना अच्छा मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया कि जब मैं 11th में जैसे आई मुझे पता था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद से इकोनॉमिक्स भी मेरे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मैं एस जे शंकर सर को भी बहुत सुनती हूँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है पार्लियामेंट की डिबेट्स वगैरह सुनना, देखना, खुद डिबेट में पार्टिसिपेट करना स्कूल में। तो फिर मुझे लगता है वो सारी चीज़ों से मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट ग्रो हुआ। जी, एम क्या है आपका? हाँ जी सर। क्या बनना चाहोगी आगे? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँगी, सिविल्स की प्रिपरेशन। सब्जेक्ट क्या रखोगी? सर ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। एक ऑप्शनल और है बेटा? एक और है? एक ऑप्शनल अगर और है सर तो क्या पहले सोचा तुमने? सर अभी तो मैंने आई डोंट थिंक एक और ऑप्शनल के बारे में सोचा है, बट आई वुड गो विथ इकोनॉमिक्स प्रोबेबली। इकोनॉमिक्स यस सर। खतरनाक सब्जेक्ट है बेटा ये। यस सर, हमारे ह्यूमैनिटीज़ में उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए, जैसे आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जितने हो गए उसमें तो माना जाता है कि एक बार आपने तैयारी कर लिया, प्रिपेयर हो गए, लेकिन इकोनॉमिक्स हुआ आपका, ये जो पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल नेशनल एक रिलेशन आ जाएगा, तो उसमें तो थोड़ा आपको अपडेट रखना पड़ता। आपने क्यों ऐसे सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे कि जो कि आपके लिए बहुत दिक्कत हो? सर ये दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि इसी के थ्रू मैं जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो चेंज हो रही हैं वो इकोनॉमिकल बेसिस पे ही हो रही हैं या फिर वो पॉलिटिक्स में ही चेंज हो रही हैं। तो वो मेरे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी कवर होता रहेगा एंड साइमल्टेनियसली मुझे जनरल अफेयर्स एंड जीके इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होती रहेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा बताइए, कोचिंग का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? कोचिंग को कितना इम्पोर्टेंस आप देती हैं? सर मैंने पर्सनली कोचिंग तो करी नहीं, तो मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में रहा नहीं है। मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी अगेन, एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो अच्छा करते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग बुरे होते हैं। अगर आप उसको एज अ गाइडेंस ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बट उसी पे पूरा डिपेंड हो जाना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी अलग ही होती है, तो वो आपको खुद ही करना रहेगा। तो पर्सनली मेरे लिए कोचिंग इतना वो नहीं रहा है। आपके यहाँ डिजिटल गैजेट्स बहुत आ गए हैं, सोशल मीडिया, इसका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? सर बहुत रोल रहा। आई थिंक यूट्यूब के बिना इतना स्कोर करना पॉसिबल ना हो पाता, क्योंकि तुरंत जब डाउट आता है बच्चे को वो तुरंत पूछ पाता है एंड उसको अपने हिसाब का जब आंसर मिलता है डिजिटली, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। एंड कुछ यूट्यूब चैनल्स रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे मेरे लिए, एंड MCQs की सीरीज़ वगैरह, रिविजन की सीरीज़ वगैरह सब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं बच्चे को आई थिंक। लेकिन बेटा आप कुछ यूट्यूब पर भी बहुत जो मैटर हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मैटर आप यूज़ करो, क्योंकि मैटर भी बहुत चौपट कर रहे हैं बच्चों को। यस सर। सर वही, वो तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। अगर बच्चे को ख़राब होना ही होगा तो वो बाहर कोचिंग जाके भी हो जाएगा कि वो बाहर जा रहा है घर से। मुझे तो लगता है ऑनलाइन स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, क्योंकि आप घर पे अपने कंफर्टेबल जगह रह के, इन्वायरमेंट में रह के, कम टाइम वेस्ट किए आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो। बस आपको नेट चाहिए, अपना रूम चाहिए, कॉपी बुक्स चाहिए। सो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। आपका और इंटरेस्ट क्या है इसके अलावा? सर मुझे डिबेट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं स्कूल में कंपटीशन होते हैं हमारे, इंटर स्कूल डिबेट्स होते हैं, उदया के बच्चे, JBA हैं, एंड सारे स्कूल के बच्चों के बीच में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती है, कभी कभी आर्ट भी कर लेती हूँ। जब सिंगिंग अच्छी लगती है? नहीं बता दिया मैंने आपको। नहीं आपने बोल दिया इंटरेस्ट, तो फिर सुनाना तो पड़ेगा ही बेटा। नहीं, लिसनिंग टू म्यूजिक आई थिंक वुड बी अ बेटर थिंग, क्योंकि मैं पॉडकास्ट वगैरह भी सुनती रहती हूँ, तो लिसनिंग वुड बी बेटर थिंग। एंड कभी कभी आर्ट भी बनाती हूँ जब अपने आप को मुझे सूट करना रहता है तो। जी जी। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जब से डिजिटल गैजेट्स आ गए? आपने अभी यूट्यूब का नाम लिया, इसके बाद लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ की सिस्टम चलता आ रहा उसमें काफ़ी चेंजिंग हो गई, कैसे आपने मैनेजमेंट किया? सर आई थिंक टाइम मैनेजमेंट करने का तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इतनी देर में ये कंप्लीट करना है। उसके बाद से, क्योंकि आप फ़ोन से दूर रहना चाहते हो थोड़ी देर के लिए, तो एक टाइमर होता है जो कि ऑनलाइन मिल जाता है बच्चों को। एक टाइमर होता है, उससे आप टाइमर से सेट करके इंस्टेड ऑफ योर फोन्स आप उसके थ्रू अपना पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो एक समय पर रुक जाएगा, एक समय पर चालू हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द मैंने UPSC टॉपर्स के इंटरव्यू में ही इसके बारे में सुना था कि टाइमर्स होता है, एंड वो बहुत ही हेल्प करता है आई थिंक। या सब्जेक्ट तो आपके यहाँ 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया उसने?
सब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स करता था, जी, जी। इकोनॉमिक्स थोड़ा करता था क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगेन वही थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगता है, उसमें टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कोचिंग्स वगैरह भी इकोनॉमिक्स में नीडेड होती हैं। मुझे थैंकफुली नहीं हुई क्योंकि मैंने 11th में अपना बेस क्लियर किया था। जिन बच्चों का 11th का बेस क्लियर नहीं है, मुझे लगता है उन्हें 12th में थोड़ी सी मुश्किल आती होगी, बट क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर टाइम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल को ही दिया क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मेरे को थोड़ा सा ईजी हुआ पूरे अपने इंटायर 12th में। जी जी। आप ये बताइए, मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन गई, सपोज़ कीजिए बन गई, आपके मन में क्या है कि अगर मैं बन गई आईएएस अधिकारी तो हमको ये मैं ज़रूर करूँगी, ये चेंजिंग मैं अपनी लाऊंगा? सर सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ एंड जानवरों से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। तो ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, मतलब कि जो सड़क पे जो एनिमल्स वगैरह आजकल उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मतलब कि पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है मैं उनके लिए सबसे पहले करूँगी। जो पंछी वगैरह हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके लिए उनको हेल्प करूँगी थोड़ा। उसके बाद से जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएँ वो काम करूँगी एंड उन्हें फ्री में कम से कम सामान दूँगी और उन्हें योग्यता उनके में बढ़ाऊँगी ताकि वो ग्रो कर पाएँ एंड हाँ, पावर्टी से निकल पाएँ। ये बताइए, आज एक आपके लिए पर्सनल मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, हालांकि पूछना चाहिए कि नहीं मैं नहीं पता, क्या इस समय आज के 98% आपने अचीव किया है, तो क्या आप पापा को मिस कर रही हो इस समय? नहीं सर, मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही उन्हें याद करती रहती हूँ। क्या मैं उन्हें बात है, बहुत जी, जी। पॉजिटिवली उन्हें अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई और नहीं समझ पा रहा है, कभी कभी मम्मी भी मेरी नहीं समझ पाती हैं, जो कि फ़ाइन है क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो फिर मैं अपनी बातें उन्हीं के थ्रू सोचती हूँ कि वो कैसा रिप्लाई करेंगे, वो कैसा समझेंगे, वो कैसा बोलेंगे एंड क्योंकि थैंकफुली मेरा और उनका नेचर ऑलरेडी बहुत सेम है, मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी तरह हूँ, तो मुझे वो चीज़ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसा सोचेंगे मैं वैसा ही सोच लेती हूँ। सो आई थिंक कि वैसा कोई सैड वाला फैक्टर नहीं है मेरे साथ, सैड वाला फैक्टर नहीं, वो रखना भी नहीं, सपोर्ट वाला नहीं फैक्टर रखना है भी बस नहीं, वो सपोर्टिंग फैक्टर में रखना वही। और याद करते रहना कि पापा जी की जो इच्छा थी जी। उसको तुम्हें पूरा करना है। मम्मी इधर आ जाए, थोड़ा सा बात करेंगे। बेटा बेस्ट ऑफ लक, ढेर शुभकामना आपको। थैंक यू सर। आपके पास बहुत जिम्मेदारियां थी, 2 रोल प्ले करना था लाइफ में, एक बच्ची को भी संभालना था जो आपके ऊपर एक संकट आया था, आपने कैसे अपने को टाइम मैनेजमेंट किया, बच्चों को संभाला कैसे आप? बस इसी बच्ची को देख के हिम्मत आती गई, करते गए, बस होता गया। मेरे विद्यालय ने बहुत सपोर्ट किया हमको जी जी हर तरह से, जी तो बस करते चले गए। इसको देखते थे बस इसका काम सबसे पहले होना चाहिए। जी यहाँ तक कि सब लोग कहते भी थे कि इनकी जुबान पे केवल रुंझुन रुंझुन ही रहता है, रूपश्री, लेकिन होता चला गया। कुछ इसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, जी। किसी तरीके से आगे लाना ही है इसको। आज के समय बच्चों का टाइम ऐसा हो गया है, जिस एरा में हम जी रहे हैं, इस समय तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की अगली असली परीक्षा होती है। इस समय एग्ज़ाम आपका होता है, एक पेरेंट्स के लिए एक मैसेज आप कन्वे कर सकती हैं? बस यही कि बच्चों को समझिए, बच्चों के ऊपर दबाव मत बनाइए, बच्चे जो कहना चाहते हैं उनकी बात को सुनिए। यहाँ तक कि ये कुछ कहना चाहती थी उससे पहले ही मैं उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे वाली बात पे, लेकिन बुक्स से लेके हर चीज़ में कभी टोके नहीं, ये करना है, पढ़ना है, कभी नहीं। हमेशा प्यार से ट्रीट करिए, बस प्यार। इनके डैडी भी बस केवल प्यार से ही बोलते थे, वही हम लोग की भी आदत है। उनके अंदर धैर्य बहुत था, वही सब हम दोनों के अंदर छोड़ के चले गए वो। और बिटिया क्या मैसेज देना चाहोगी जो स्टूडेंट हैं आपके साथ में? मैं एकेडमिकली पढ़ाई से रिलेटेड यही कहूँगी कि जितना जल्दी आपका सिलेबस हो पाए, भागिए नहीं, समझ के जितना जल्दी सिलेबस हो पाए कंप्लीट करिए ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले। पर्सनालिटी वाइज मैं बोलूँगी कि केवल पढ़ाई ही नहीं मैटर करती है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। सबका अपने अराउंड रिस्पेक्ट करिए एंड नए ज़माने के बच्चे बनने के चक्कर में सबके डिसरिस्पेक्ट मत करिए, अच्छे से बात करिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहिए, बट पढ़ाई सबसे ज़्यादा मैटर करती है। फिर भी तुम्हारे अंदर सिविल का टेम्परामेंट पहले से आ चुका है, वैसे जो है पहले से हमको लग रहा है कि तुम्हें सिविल ऑफिसर ही बनना है। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सो मच Best of सर, luck. मीन्स अ धन्यवाद. लॉट। Thank you. थैंक यू Thank you, सर। ma'am.